हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं और कल हमने क्या पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में। कल हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था और स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशंस के बारे में फर्दर और बात करेंगे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है तो आप बता दीजिए, कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। और मैंने आपको कहा था आज आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे, थोड़ा थोड़ा इन द सेंस की बेसिक्स देख के आएंगे और हम आज आगे फिर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश, बाकी लोग भी अगर आ गए हैं तो कंफर्मेशन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, गुड मॉर्निंग कुणाल, गुड मॉर्निंग शिवू। हाँ जी, चलिए, गुड मॉर्निंग मयंक। हाँ जी, मयंक वानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आकाश। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। अगर आप सब लोग आ चुके हैं फटाफट से मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में और फिर हम लोग बात करेंगे आज फर्दर टॉपिक के बारे में। तो कल जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक बच्चे का डाउट आया था कि मैम म्यूटेशन मुझे दोबारा से बता दो। तो मैं आपको म्यूटेशन के बारे में एक बार दोबारा से बता दूंगी, म्यूटेशन क्या होता है, कैसा होता है, और उसके बारे में हम फर्दर बात भी कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, ओके। सो राइट, तो हमने क्रोमोसोम के बारे में कल पढ़ा था और क्रोमोसोम में बोला था गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था, चलो बताओ कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग हितेश, गुड मॉर्निंग आशीष। आगे सब लोग देख लेते हैं फटाफट से फिर अपना। चलो, अभी भी रह गए हैं कुछ लोग। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैक्सिमम बच्चे क्योंकि आ चुके हैं, आपको पता है मैं 9 बजे एग्जैक्ट आपकी क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो क्रोमोसोम की बात करते हैं। कल हमने क्या बोला था कि हमारे पास में डीएनए होता है जो क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन, कोर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड खुद को क्या करता है, रैप करता है और अल्टीमेटली ये अपना न्यूक्लियोसोम बना देता है। हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें, यहां पे H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। लिंकर की बात करें, कौन लिंक करता है, तो H1 प्रोटीन जो नॉन कोर प्रोटीन है वो क्या करती है, इनको लिंक करती है। अब आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम हमें एक बार बता दो कैसे होता है। तो देखो यहां पे जो हमारे पास में हिस्टोन प्रोटीन है, ये जैसे 4 प्रोटीन्स की बात की, ये डबल द नंबर प्रेजेंट होती है, 8 होती हैं टोटल। ठीक है, 2-2 प्रेजेंट होंगी। अब ये क्या बनाएगी, ये बनाती है जी ऑक्टामर, और ये जो डीएनए होता है वो इसी ऑक्टामर के अराउंड क्या करता है, कॉइल करता है। ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास में कोई धागा वगैरह नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में मान लो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, है ना, कल मॉडल भी दिखाया था। ये मान लो एक धागा है, तो ये धागा क्या करेगा, इस तरह से कॉइल करेगा उसको। देख लो स्ट्रेच हो जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं। ये धागा क्या करेगा, इस तरह से ऐसे कॉइल करेगा पूरा। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम बोल दिया। ठीक है, तो समझ लो ये कोई धागा है और ये क्या करता है, ये जो 4 प्रोटीन किसके हमने बात की, जो ऑक्टामर बना रही हैं, इन प्रोटीन्स के अराउंड क्या करेगा खुद को, मान लो ये 4 है, इस तरह से रैप करेगा लाइक दिस। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब ये इतना बड़ा था, ये क्या हो गया, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसने बना लिया। और यही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आगे जाके क्या करता है, बेसिकली पैक हो जाता है, राइट। और जब ये पैक हो जाएगा तो ये बना देगा जी हमारे पास में क्रोमोसोम। तो ये बना देगा हमारे पास में जी क्रोमोसोम, राइट। यही हमने पढ़ा था। तो बेसिकली जब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम में अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बीच वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन को क्या बोल दिया था, सेंट्रोमियर बोल दिया था। एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है।
हमने पी एंड क्यू आर्म के बारे में पढ़ा था। और उसके अलावा हमने बात की थी कि बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर कि उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो सेंटर में है, क्या सेंटर से थोड़ा नीचे है, क्या उसमें एक आर्म बहुत बड़ी है, एक आर्म बहुत छोटी है, या सिर्फ दो ही उसमें जो आर्म्स हैं उसमें से एक ही आर्म दिखाई दे रही है। इस बेसिस पे हमने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दिया था, क्लासिफिकेशन कर दी थी उसकी। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था एसेंट्रिक भी हो सकता है, मोनोसेंट्रिक भी हो सकता है, पॉलीसेंट्रिक भी हो सकता है। क्लियर। फिर हमने बात की थी जेनेटिक कोड की, और जेनेटिक कोड में हमने क्या कहा था कि ये कैसे होते हैं जी, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि AUG है ना, या फिर UAA है, ठीक है, UGA है, यानी कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक बेस मिलके क्या करेगा, एक कोड बनाएगा, और ये कोड क्या करता है, एक अमाइनो एसिड बनाता है। ठीक है, तीन लोग मिलके, तीन कोड्स मिलके, तीन आपके जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो मिलके एक कोड बनाएंगे, और एक कोड क्या करेगा, एक अमाइनो एसिड बनाएगा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड बनेगा दूसरे कोड से, तीसरा बनेगा, और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, एक चेन बना देगा। और अमाइनो एसिड्स मिलके आपको पता है क्या बनाते हैं जी, प्रोटीन बनाते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि ये क्या है, यूनिवर्सल है, और हमने कहा था कि हो सकता है अलग अलग कोडोन मिलकर एक अमाइनो एसिड बनाए। ठीक है, लेकिन एक कोडोन क्या है, वो उसका क्या काम है, वो एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा। एक अमाइनो एसिड बहुत सारे अलग अलग कोडोन्स बना सकते हैं, एक अमाइनो एसिड, लेकिन एक जो अपना काम है वो वही काम करेगा, जो उसका पर्टिकुलर काम है, जो उसने कोडोन बनाना है वो वही बनाएगा। ठीक है, ये हमने बात की थी। ठीक है, स्पेसिफिक है। नाउ फिर हमने डिस्कस किया था म्यूटेशन के बारे में, और म्यूटेशन हमने क्या कहा था बेटा, कि सडन हेरिटेबल चेंज। अब ये जो म्यूटेशन है ना, ये म्यूटेशन कैसे भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, जो वाइल्ड टाइप के जीन्स होते हैं वो आपके न्यू टाइप के जीन्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन, कि पीछे से आगे की तरफ को गया। कई बार क्या होता है, आगे से पीछे की तरफ को आएगा, जो न्यू टाइप के जीन्स है वो आपके वाइल्ड टाइप के जीन्स बन जाएंगे। तो एक हमने क्या बोल दिया, फॉरवर्ड म्यूटेशन, एक हमने क्या बोल दिया, बैकवर्ड म्यूटेशन। एक म्यूटेशन ऐसी होती है जो होती है हम खुद करवाते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। एक म्यूटेशन ऐसी होती है जो नेचुरली होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस क्या होती है, जो एकदम से हो जाती है, नेचुरली होती है, लेकिन स्पॉन्टेनियस के केसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत रेयरली होती है। और इंड्यूस्ड की बात करें, इंड्यूस्ड हम खुद करवाते हैं। अब म्यूटेशन हम क्यों करवा रहे हैं, हमें किसी का कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, किसी के इल्ड का कोई कैरेक्टर चाहिए, या किसी के किसी ट्रेट को हमने डेवलप करना है, तो हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं। अब जो एजेंट म्यूटेशन करवाने में मदद करता है उसको बोलते हैं म्यूटाजन, यानी कि म्यूटेशन को जनरेट करने वाला। जिसमें म्यूटेशन होती है उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट, कि जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुई उसको बोल दिया म्यूटेंट, और जो प्रोसेस है उसको बोल दिया म्यूटाजेनेसिस, प्रोसेस को बोल दिया म्यूटाजेनेसिस, या म्यूटेशन ही बोल दो। और ये जो म्यूटेशन है ये हेल्प करता है आपको नए से नई वैरायटी को डेवलप करने में। कुछ एग्जाम्पल्स हमने कल भी यहाँ पे डिस्कस किए थे कि कुछ वैरायटीज है जहां पे जो जीन्स आए हैं वो जीन्स किसी ना किसी की क्या हुए थे, पहले म्यूटेशन से बने हैं, और फिर बाद में उन जीन्स को यूज किया गया नई वैरायटीज बनाने के लिए। राइट, ठीक है जी, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जेनेटिक कोड के बारे में और म्यूटेशन के बारे में। किस किस को ये सारा कुछ क्लियर है, फटाफट से मुझे बताएंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक बच्चे ने कल कहा था कि मैम एक बार दोबारा से म्यूटेशन बता देना, तो मैंने आपको सब कुछ ही रिवाइज करवा दिया। अब कोई ऐसा है जिसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए। एक और चीज मैं बता देती हूँ, हमने कल रेप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था वो भी समझा देती हूँ। जो रेप्लिकेशन होती है ना, तो अलग अलग रेप्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि कई बार क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं लेकिन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में कुछ
जीन्स का सीक्वेंस होता है जिनको हम इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स बोलते हैं। तो एक्सॉन्स क्या होते हैं? कोडिंग जीन्स होते हैं जो आगे जाके हमारी प्रोटीन बनाएंगे। तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं? वो इंटरप्शन के लिए होते हैं, वो प्रोटीन नहीं बना देते प्रॉपर। तो हमारा काम क्या है? इंट्रॉन्स को रिमूव कर देना और एक्सॉन्स को जोड़ देना। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने की प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग, जीन स्प्लाइसिंग। और एक्सॉन्स को क्या कर दिया जाता है? बाद में जोड़ दिया जाता है ताकि लास्ट में हमारे पास में प्रोटीन बन सके, राइट? तो ये एक बेसिक था जो मैंने आपको यहाँ पे कवर किया। नाउ अब आते हैं रेप्लिकेशन फोक पे। हमने कल कहा था कि जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की तो हमने एक जनरल चीज डिस्कस की थी कि एक रेप्लिकेशन फोक बनता है। और रेप्लिकेशन फोक में क्या होता है? बेसिकली एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड होता है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनता है, और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि वो 3 प्राइम से 5 प्राइम को बन रहे हैं तो टुकड़ों में बनेंगे, और अल्टीमेटली उनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिनको बाद में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास में एक हेलिकेज होता है जो जिप की तरह समझ लो प्रोटीन, जो क्या करता है? उसको डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड को अनवाइंड करता है। इसके अलावा हमने बोला था हमारे पास में टोपो आइसोमेरेसिस, और टोपो आइसोमेरेसिस का आपका मेन काम क्या होता है? कि अनवाइंड रखना है डीएनए को, मतलब कि डीएनए की सुपर कॉइलिंग नहीं होने देनी है। बेसिकली मेन क्या है कि सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करना है। तो ये हमने कल सारा डिस्कस किया था। आई होप सबको क्लियर है। जिसको जो बेटा समझ में नहीं आता ना, मुझे बोल दिया करो कि मैम ये टॉपिक दोबारा से करवा देना या समझा देना, तो मैं करवा दिया करूंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब क्लियर बोल रहे हैं तो आपको भी एक जल्दी लगी है कि चलो सबने क्लियर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये नहीं सोच के चलना है। आपको नहीं पता चल रहा है, इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे। आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये टॉपिक दोबारा करवा देना, यही मुझे समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दिया करूंगी, ठीक है? कोई बड़ी डील नहीं है उसमें। चलिए अब हम बात करते हैं म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन की, क्रोमोसोमल एब्रेशंस की, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले आप लिख दीजिए, जस्ट अ मिनट, इसको तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो यहाँ पे हम जो है प्लांट जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम प्लांट जेनेटिक्स की बात करेंगे, ठीक है? और मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ठीक है? राइट? चलिए नाउ अब हम आगे बात करते हैं। चलो यहां तक सबको बेटा अब समझ में आया तो बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में। जो मैंने आपको समझाया उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? हमने कहा सडन हेरिटेबल चेंज। जब भी जेनेटिक मटेरियल में आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? म्यूटेशन बोल रहे हैं। म्यूटेशन की बात करें तो ये वर्ड कहां से डिराइव किया गया है? म्यूटेर वर्ड से डिराइव किया गया है, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। तो कोई भी केमिकल एजेंट या कोई भी फिजिकल एजेंट जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करता है, उस एजेंट को हम क्या बोल देते हैं? जी म्यूटाजन। अभी हमने डिस्कस किया कि जो म्यूटेशंस को जनरेट करता है कोई भी एजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? जी म्यूटाजन बोल देते हैं। जिस प्रोसेस से म्यूटेशन को इंड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को म्यूटाजेनेसिस बोल देते हैं, है ना? और जो आपका ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन जिसमें होती है उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं? जी म्यूटेंट बोल देते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे? म्यूटेंट बोल देंगे। नाउ अब बात करते हैं कि जैसे वीट की नॉरिन जीन की अगर हम बात करते हैं, वैरायटी की बात करते हैं, राइस की हम GEB24 की बात करें, ग्राउंडनट की TMV की बात करें, ग्रेप फ्रूट के रूबी रेड की बात करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं म्यूटेशंस हुई हैं जिनको बाद में यूज किया गया है उन जीन्स को बाद में फर्दर प्रोसेसेस के लिए। नाउ अब बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस की। तो हमने कहा था कि जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो आपकी 0.1% होती है। ये याद रखना, इंड्यूस जब भी आप म्यूटेशन करते हो तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन में जो रेट है वो क्या होता है? जो आपका रेट है, एक मिनट इसमें थोड़ा सा ना गलती दी है, रेट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज वेरी हाई, ठीक है? ओके कोई बात नहीं। तो जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है उसका जो रेट रहता है वो 0.1% रहता है। और यहाँ पे ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में और एसेक्सुअली प्रोपिगेटेड क्रॉप्स में क्या होती है? कॉमन होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में ये क्या होती है? रेयर होती है,
ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में ये रेयर होती है। और जब भी हमें कोई डिजायर्ड वेरिएशंस की जरूरत होगी तो हम क्या करते हैं, म्यूटेशन के लिए जाते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन्स प्रेजेंट हैं, जब हमने उनमें कोई इंप्रूवमेंट करनी है या वहां पे हमने कोई डिजायर्ड कैरेक्टर को लाना है किसी चीज को चेंज करके, तो हम क्या करेंगे, म्यूटेशन के लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हो, ये फोटो है गामा गार्डन की, और जो फर्स्ट गामा गार्डन था वो आपका कोलकाता में था। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये गामा गार्डन होता क्या है? गामा गार्डन क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे जिन भी प्लांट्स में आपने म्यूटेशन करनी है वहां पे प्लांट्स को रख दिया जाता है और गामा रेडिएशंस का यूज किया जाता है, ताकि प्लांट में जो भी कोई कलर चेंज देखना है, कोई आपने करेक्टर चेंज करना है, तो डिजायर्ड कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। रेडिएशन कौन सी यूज की जाती है, गामा रेडिएशन, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, गामा गार्डन। पहला अगर हम गामा गार्डन की बात करें तो वो कहां पे एस्टेब्लिश है, वो आपका कोलकाता में एस्टेब्लिश था। क्लियर यहां तक? अगली बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन की। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो म्यूटेंट वैरायटी है पहली, वो है प्राइमेक्स व्हाइट मस्टर्ड। देन इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूटेंट वैरायटीज आपकी राइस की डेवलप्ड है। वर्ल्ड में बात करें प्राइमेक्स है, और अगर हम इंडिया में बात करें तो राइस की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ म्यूटेंट वैरायटीज डेवलप हुई हैं। आगे बात करते हैं कि कौन सी क्रॉप की कौन सी म्यूटेंट वैरायटी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। चलो देखो, सबसे पहले राइस में जगन्नाथ वैरायटी है, मसूरी म्यूटेंट है, प्रभावती है। ठीक है, ये इसकी जो सोर्स वैरायटी है वो सामने दी गई है, किससे ये बनाई गई है और किस म्यूटाजन को यूज करके बनाई गई है, ये भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि एक्सरे है, गामा रे है, ईएमएस है, किससे बनी है, सब दे दिया गया है। वीट की बात करें, शरबती सोनारा है, किससे बनी है, सोनारा 64 से बनी है। क्या यूज किया था, गामा रेडिएशन। किसने बनाई है, डॉक्टर स्वामीनाथन ने बनाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे आगे देखिए, फ्रेंच बीन्स की वैरायटीज है, कुछ कैस्टर की हैं, कुछ कॉटन की हैं, शुगर केन की हैं, है ना, ये म्यूटेंट वैरायटी के एग्जाम्पल दिए हैं। राइट राइट, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास में टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं फिजिकल म्यूटेशंस की, तो या रेडिएशंस की हम बात करते हैं, सबसे पहले में रेडिएशन में आपके दो टाइप्स आते हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में आपकी कौन कौन सी रेडिएशंस आती है, याद रखना, अल्फा बीटा। ठीक है, और नॉन आयनाइजिंग में कौन सी आती है, एक्सरेज एंड गामा रेज। ये आपका पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन। आयनाइजिंग रेडिएशंस में क्या एग्जांपल्स हैं, अल्फा बीटा, थर्मल न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन्स। और नॉन आयनाइजिंग में हमारे पास में कौन सी हैं, जैसे कि नॉन पर्टिकुलेट में, आयनाइजिंग में नॉन पर्टिकुलेट में कौन सी हैं, एक्सरेज एंड गामा रेज। और नॉन आयनाइजिंग में कौन सी आती है, अल्ट्रा वॉयलेट आती है। तो आयनाइजिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके पर्टिकुलेट है, नॉन पर्टिकुलेट है, और नॉन आयनाइजिंग में आपकी कौन सी आती हैं, यूवी रेज आती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। राइट चलिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है,
क्या बोल रहे ओम प्रकाश मैम? डीजी वूजन इंड्यूस्ड म्यूटेशन है ना? हाँ, जो डीजी वूजन है आपका वो इंड्यूस्ड जो म्यूटेशन है उससे एक वेराइटी बनी थी, है ना, उससे लिया गया है, ठीक है, राइट। रेडिएशंस आपकी दो टाइप की होती है ना, एक आयनाइजिंग होती है और एक नॉन आयनाइजिंग होती है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। चलो लिख लिया सबने? ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन, ठीक है, वो आपके आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। नाउ अब आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन में यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास में है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, बेस एनालॉग्स, एक्रिडिंडाइज, डीएमिनेशन एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर केमिकल म्यूटाजेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि आपने ईएमएस बहुत कॉमन सुना होगा, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट के बारे में। उसके अलावा भी हमारे उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि डाई मिथाइल सल्फोनेट है या फिर मिथेन सल्फोनेट है, ठीक है, मिथाइल मिथेन सल्फोनेट है, ये भी आपके अदर एजेंट्स हैं जो म्यूटेशंस करते हैं। बेस एनालॉग्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 5 ब्रोमो यूरेसिल है, तो ये भी आपका म्यूटेशन कॉज करता है। एक्रिडिंडाइज में जैसे कि एक्रीफ्लेविन है, प्रोफ्लेविन है, एक्रिडिन ऑरेंज है, ये भी आपके म्यूटेशंस करते हैं कॉज। देन डीएमिनेशन एजेंट्स है जैसे कि नाइट्रस एसिड है, एंटीबायोटिक्स है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, माइटोमाइसिन है, अदर केमिकल एजेंट्स है जैसे कि ईबीआर है ना, जो आपका इथियम ब्रोमाइड है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स के लिए इफेक्टिव होता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जो डीएनए है, डीएनए में कोई जो एक आपका पर्टिकुलर जीन है उसमें चेंजेस कर रहे हैं जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं, या कई बार ये क्या करते हैं, जैसे हमने कल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात की थी कि नई चीजों को ऐड कर देंगे या फिर किसी चीज को डिलीट कर देंगे जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो रीडिंग सीक्वेंस है वो हमारा चेंज हो जाता है। अल्टीमेटली जब रीडिंग सीक्वेंस चेंज होगा तो जो आपकी प्रोटीन्स बनेंगी वो भी आपकी सही प्रोटीन नहीं बनेगी जो कि रिक्वायर्ड है। तो ये सारे एजेंट्स जो हैं ये केमिकल म्यूटाजेंस में आते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि म्यूटेशंस कॉज करते हैं। अब बात करते हैं डोज ऑफ म्यूटाजन के बारे में कि म्यूटाजन की डोज कितनी रहती है, क्या होती है। तो जो ऑप्टिमम डोज की हम बात करते हैं तो यहां पे LD50 डोज का मतलब क्या होता है, लिथल डोज। LD मतलब कि लिथल डोज। लिथल डोज का मतलब क्या होता है कि इतनी आपने केमिकल का यूज किया, इतनी डोज यूज की जिससे 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स आपके क्या हो गए, मर गए। तो LD50 का मतलब होता है कि जो हमारे ट्रीटेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें कौन सी डोज ऐसी है जिससे आपके 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स मर जाए, ठीक है। तो डोज ऑफ द म्यूटाजन में क्या है, ऑप्टिमम डोज इज द वन विच प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन एंड कॉजेज द मिनिमम किलिंग, ठीक है, कि जिससे क्या होता है, अब जब हम बात करते हैं LD50 डोज की, तो ये ऐसा म्यूटाजन है जो क्या करेगा, आपका 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स को क्या कर देगा, किल कर देगा। और अगर हम ऑप्टिमम डोज की बात करते हैं तो ऑप्टिमम डोज हमारी क्या होगी, जो आपकी बेसिकली मैक्सिमम इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन कॉज करेगी, ठीक है। तो ऑप्टिमम डोज यहां पे कैसी होती है, हमारी ऐसी डोज होती है जिससे डेथ्स कम होंगी लेकिन म्यूटेशंस मैक्सिमम होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे म्यूटेशन की बात करें। अदरवाइज LD50 तो आपको पता ही है क्या होता है कि वो क्या करती है, 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स को किल कर देती है। यहाँ पे जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो हम कैसी डोज सेलेक्ट करेंगे जिससे आपकी मिनिमम किलिंग हो और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो म्यूटेशंस की। अगला है एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हम थोड़ा ना चाहेंगे अपना प्लांट को मारना, है ना, जो हमारा सिलेक्टेड प्लांट है। नाउ एडवांटेजेस क्या है म्यूटेशन ब्रीडिंग की, तो पहला है कि इट क्रिएट्स द वेरिएशन when no improvement is possible this method has to be adopted, कि एक तो वेरिएशन लाता है, जब कोई और तरीका नहीं है तो म्यूटेशन करनी पड़ती है ना। अब हम आते हैं एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा फैक्ट है, दैट इज ट्रांसपोजोन पे। ट्रांसपोजोन्स जिनको हम बोलते हैं जी जंपिंग एलिमेंट्स, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, ठीक है। तो ये जो जंपिंग जीन्स थे
सबसे पहले बारबरा मैक्लिंटॉक ने 1950 में मेज में डिस्कवर किए थे। ये जीन्स क्या करते हैं, एक क्रोमोसोम में इनकी क्या एबिलिटी है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ये जा सकते हैं, जीन्स को क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है ट्रांसपोसोन्स, या इन्हीं को बोला जाता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जंपिंग जीन्स, इन्हीं को बोल देते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, या इन्हीं को बोल देते हैं बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में ट्रांसपोसोन्स का टॉपिक भी आपका बिल्कुल कवर हो गया, राइट। ठीक है, चलिए नाउ ये तो हमने म्यूटेशन का तो हमें पता चल गया, म्यूटेशन की क्या क्या खासियतें देख लेते हैं। एक तो वैरायटी इंप्रूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वैरायटी इंप्रूवमेंट। सो इंप्रूविंग एक्सेप्शनल गुड वैरायटीज बाय एड्रेसिंग स्पेसिफिक वीकनेस, ट्रांसफरिंग डिजायरेबल रिसेसिव ट्रेट्स फ्रॉम द वाइल्ड स्पीशीज। कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं ना जो रिसेसिव फॉर्म में रहते हैं, तो जब हमें उन्हें चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उनको वाइल्ड से लेंगे और जो हमारी वैरायटी है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा क्रिएटिंग द डिजीज रेजिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ नोन रेजिस्टेंस जर्म प्लाज्म, कि अगर हमें रेजिस्टेंस कोई जर्म प्लाज्म नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, डिसीज रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज करेंगे। इंड्यूसिंग वेरिएशंस इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स में क्या होता है, एक ही टाइप के प्लांट्स बनते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में क्या होता है, हमें फिर भी वेरिएशन देखने को मिलती है अच्छी खासी, तो क्रॉस पॉलिनेटेड में वेरिएशन देखने को मिलती है, लेकिन सेल्फ में या वेजिटेटिव में इतनी वेरिएशन हमें देखने को मिलती ही नहीं है। वेजिटेटिव में तो कहाँ ही मिलेगी, एक ही उसका क्लोन है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो वेरिएशंस बना सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट कर सकते हैं, राइट, एंड ऑल्सो क्रिएशन ऑफ मेल स्टेराइल लाइन्स। सो दिस वन इज द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, ये हमारा जो म्यूटेशन वाला है ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो पहले तो मुझे बताओ, क्या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी भी एब्रेशंस के बारे में, ये बताओ, कभी भी थोड़ा बहुत पढ़ा है? अभी हम इसके एग्जाम्पल बाद में कवर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, पहले बेसिक्स कवर कर लेते हैं सारे। हाँ जी बताइए। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होता है? एब्रेशन का मतलब होता है कि किसी तरह का कोई चेंज देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम में मुझे दो तरह से चेंज देखने को मिल सकता है। क्या बोल रहे हैं, नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है, एक ही बार में समझ आ जाएगा, बहुत बहुत इजी टॉपिक है। क्रोमोसोमल एब्रेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और क्रोमोसोमल एब्रेशंस की अगर हम बात करें, चलो ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन में हमें दो तरह से चेंज देखने को मिलता है। एक क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, नंबर चेंज हो जाता है। अब आप बोलोगे अच्छा टॉपिक से नहीं पता चल रहा है, अभी पता चल जाएगा। पता कैसे, अभी देखना थोड़ी देर में जब मैं बोलूंगी ना कुछ वर्ड्स दो तीन आपको याद आ जाएगा। यूप्लॉइडी सुना है, पॉलीप्लॉइडी सुना है, एनीप्लॉइडी सुना है, सुना होगा आपने, है ना। ये सारे टॉपिक्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब बताओ सुना है ये टॉपिक, यूप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, सुना है? अब तो सुना होगा, पक्का सुना होगा, मतलब ही नहीं किसी ने पॉलीप्लॉइडी के बारे में ना सुना हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ हम प्लांट ब्रीडिंग में कंप्लीट करेंगे आने वाली क्लासेस में, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं फटाफट से। हाँ जी बताइए, बोलो भाई, सुने है ना? हाँ तो बस ये वही टॉपिक है। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब होता है क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं क्रोमोसोम्स में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्रोमोसोम्स में, है ना। पढ़ा है, याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब सब लोग बोलोगे अब तो कि मैम पढ़ा है। ठीक है, ठीक है जी, करें स्टार्ट अब। ओके देन, अब तो सबको याद आ गया, 12th में पढ़ा है। ठीक है, देखो क्रोमोसोमल एब्रेशंस की बात करते हैं तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस आपके क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। लेकिन ये चेंजेस कैसे होते हैं, ध्यान से सुना, एबनॉर्मल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है,
हमें क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज देखने को मिलेगा, कई बार क्या होगा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा है न्यूमेरिकल एब्रेशंस। न्यूमेरिकल एब्रेशन से आप बोलोगे मैम मुझे तो नाम से पता चल गया कि यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारे पास में, ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या है, स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। स्ट्रक्चरल एब्रेशंस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल एब्रेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये है आपका स्ट्रक्चरल एब्रेशंस का जो ऊपर वाला है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है आपका न्यूमेरिकल एब्रेशंस का। ठीक है, ये है आपका न्यूमेरिकल एब्रेशंस। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल एब्रेशंस को देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक हमारे पास में है जी पॉलीप्लॉइडी और एक हमारे पास में है जी एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे भी हमारे पास में दो टाइप्स आते हैं, एक क्या होता है पॉलीप्लॉइडी और एक हमारे पास में क्या होता है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, स्ट्रक्चरल की बात करें, कुछ डिलीशंस होती हैं, कुछ डुप्लीकेशंस होती हैं, कुछ इन्वर्जन्स होते हैं, कुछ इंसर्शंस होते हैं और कुछ ट्रांसलोकेशंस होती हैं। राइट, ठीक है, इस पे अभी हम आएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नंबर के बेसिस पे, तो नंबर के बेसिस पे जब भी आप बात करोगे तो हम यहां पे बोल देंगे कि प्लॉइडी लेवल क्या है। जैसे आपको पता है कि जब आपका n होगा तो आप हैप्लॉइड बोल देते हो, जब 2n होगा, दो सेट होंगे तो आप क्या बोल देते हो, डिप्लॉइड बोल देते हो। तो क्रोमोसोम का जब वन सेट प्रेजेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, और जब क्रोमोसोम के दो सेट प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोल देते हैं, डिप्लॉइड बोल देते हैं। अब यहीं पे आप देखोगे हमारे पास में प्लॉइडी के दो लेवल हो सकते हैं। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर में जो चेंज आ रहा है, प्लॉइडी के दो लेवल हो सकते हैं, एक है हमारे पास में एन्यूप्लॉइडी और दूसरा हमारे पास में है यूप्लॉइडी। तो प्लॉइडी में भी दो लेवल्स होते हैं, एक क्या होता है एन्यूप्लॉइडी, दूसरा क्या होता है यूप्लॉइडी। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी के बारे में, तो एन्यूप्लॉइडी में देखो क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में जो आपका नंबर होता है या तो वो बढ़ जाता है या तो वो कम हो जाता है। लेकिन यूप्लॉइडी में क्या होता है, कंप्लीट सेट की हम बात करते हैं। ठीक है, यहां पे हम कंप्लीट सेट की बात करते हैं और यहां पे हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं, एक क्रोमोसोम या उससे ज्यादा क्रोमोसोम की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, एन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी है, तो क्रोमोसोम का एक सेट था, उसमें एक क्रोमोसोम कहीं से आ गया, तो ये क्या बन गया, 2n+1, ऐसे याद रखना 3 बन गया, तो ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी में क्या हुआ, 2n था, इसमें 2 आ गए, तो 2 कहां से आए, एक सेट से आया, दूसरा दूसरे सेट से आया, तो हम क्या बोल देंगे, डबल ट्राइसोमी। जब आपके डिफरेंट सेट से क्रोमोसोम यहां पे आ रहा है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, बेसिकली डबल ट्राइसोमी। आगे देखिए टेट्रासोमी, टेट्रासोमी में क्या हुआ, 2n+2, 2 आए। डबल टेट्रासोमी में क्या हुआ, अलग अलग सेट से हमारे पास में 2 क्रोमोसोम आए। राइट, वैसे ही अगर हम बात करते हैं मोनोसोमी में, तो मोनोसोमी में क्या हुआ, एक चला गया। डबल मोनोसोमी में क्या हुआ, 2 सेट से एक चले गए। देन नलीसोमी में क्या हुआ, दोनों चले गए, और डबल नलीसोमी में अगेन अलग अलग सेट से गए, तो हमने क्या बोल दिया, डबल नलीसोमी। तो यानी कि जो एन्यूप्लॉइडी है उसमें नंबर में चेंज हो रहा है, लेकिन जो यूप्लॉइडी है उसमें पूरे सेट में चेंज हो रहा है। कैसे, आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा हैप्लॉइड n, डिप्लॉइड 2n, पॉलीप्लॉइड जिसमें मोर देन 2n सेट होते हैं। अब जैसे कि आपका मोनोप्लॉइडी में अकेला रह जाएगा, ऑटोप्लॉइडी में आप देखोगे और एलोप्लॉइडी में देखोगे, तो जैसे कि ट्रिप्लॉइड वैरायटीज आपने सुनी होंगी, टेट्राप्लॉइड आपने वैरायटीज सुनी होंगी, है ना। तो जब आप पूरे सेट के चेंजेस की बात करते हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यूप्लॉइडी बोल देते हैं। जब आप सिंगल की बात करोगे तो आप क्या बोल दोगे, एन्यूप्लॉइडी बोल दोगे। तो जब आप सिंगल की बात करोगे तो जब एक ऐड हो गया तो क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। जब आपका एक अलग अलग से आया तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, डबल ट्राइसोमी। जब यहाँ पे 2 आ गए तो 2+2 4, ऐसे याद रखना।
टेट्रासोमी बोलेंगे, फिर डबल टेट्रासोमी जब दो दो और आ गए, है ना। और वैसे ही अगर यूप्लॉइडी की बात करेंगे तो जैसे कि हम पूरे के पूरे सेट की बात करते हैं, ट्रिप्लॉइड वैरायटी सुनी होंगी आपने, है ना। और इसके अलावा आपने टेट्राप्लॉइड वैरायटी सुनी होंगी। जितनी भी प्लॉइडी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो वो आपका यूप्लॉइडी में आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। राइट, तो यहां पे मैं लिख रही हूं एन्यूप्लॉइडी में गेन और लॉस ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स। ठीक है, लिख दिया मैंने यहां पे कि एन्यूप्लॉइडी में गेन और लॉस ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स। राइट, यहां पे होल सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, यहां पे हम होल सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं जब हम यूप्लॉइडी की बात करेंगे। राइट, एलो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट के बीच में जब क्रॉस होता है, ऑटो मीन सेम। लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां पे देखना एक हाइपरप्लॉइडी वर्ड भी लिखा है और हाइपो भी लिखा है। दैट मीन्स हाइपर मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइपो मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कम करना है और इंक्रीज में ऐड करना है। ठीक है, इंक्रीज मतलब ऐड करना है, डिक्रीज मतलब माइनस करना है। ओके, राइट, ठीक है, राइट। और इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर होगा, यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर बनेगा वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लॉइडी लेवल नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसमें गेन या लॉस हो रहा है ना एक या उससे कम क्रोमोसोम्स का, तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लॉइडी लेवल नहीं बनेगा, जबकि उसमें एग्जैक्ट कॉपी बनता है जो हमारा सामने वाला है। ठीक है, प्लॉइडी लेवल पे जो है। राइट, ठीक है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी साथ साथ में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी की हम बात करें जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम होता है ह्यूमन में। ठीक है, तो ट्राइसोमी में एग्जांपल आ जाएगा जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, 2n-1 में जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है ह्यूमन में। ठीक है, ऐसे बता रही हूं आपको मैं, ये एग्जांपल ह्यूमन वाले एक बार देख लेना। ओके, ठीक है जी, लिख लो इसको, फटाफट से कंप्लीट कर लोगे तो बता देना। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, दोबारा से लिखो ऐसा बोलो, चलो ठीक है दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ। क्या बोल रही हूँ, मोनोप्लॉइडी क्या है? मोनोप्लॉइडी में क्या होता है ना, वन सेट ऑफ बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, बेसिक सेट पाया जाता है। दोबारा से लिख देती हूँ, खिचड़ी लग रहा है तो दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, या इसको रहने देते हैं, अलग से पेज पे लिख देती हूँ। ठीक है, इसको रहने देते हैं, अलग से पेज पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये लो, यहां लिख देती हूँ। क्रोमोसोमल एब्रेशंस दो टाइप की हो सकती हैं, एक हो सकती है न्यूमेरिकल और एक हमारे पास में हो सकती है स्ट्रक्चरल। ठीक है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ
वन और फ्यू क्रोमोसोम्स, ठीक है, लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स, ये किस में होता है? न्यूमेरिकल एब्रेशंस में होता है। और स्ट्रक्चर में क्या होता है? कंप्लीट सेट का बात करते हैं हम, कंप्लीट सेट की बात करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसमें बात करते हैं न्यूमेरिकल में, तो इसमें दो टाइप हमारे पास में आ जाते हैं, एक आता है हाइपरप्लॉइडी और एक हमारे पास में आ जाता है हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है? एडिशंस होती हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, दो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जबकि हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है? सब्सट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा, एक या दो हो जाएंगे माइनस, ठीक है। नाउ अब इसी के बेसिस पे हमने कुछ नाम दे दिए, जैसे मान लो ऑलरेडी हमारे पास में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जब एक हमारा ऐड हो गया, या क्या हो सकता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेट से दो ऐड हो जाए, या क्या हो सकता है इसमें दो ऐड हो जाएं, या क्या हो सकता है इसमें अलग अलग सेट से दो ऐड हो जाएं, है ना, अलग अलग क्रोमोसोम से आ जाएं। तो यहां पे क्या हुआ? एक तो डिप्लॉयड था ही, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ? एक क्रोमोसोम आ गया दूसरे सेट से। तो जब एक क्रोमोसोम दूसरे सेट से आया तो तीन हो गए ना, ये तो ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। अब क्या हुआ? एक क्रोमोसोम एक सेट से आया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेट से आया, तो इसको हमने क्या बोल दिया? 2n+1+1, ठीक है। अब 2n+1+1 यहां पे हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। तो पहला लिख लो फटाफट से कि एक हमारे पास में क्या हो गया? अल्टीमेटली ट्रिप्लॉइड हो गया, इसको लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है, राइट। वैसे ही अगर यहां पे 2n-1 हो जाएगा, वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2n+1 का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जो कि आपका ट्राइसोमी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ट्रिप्लॉइड नहीं हो जाएगा, ट्राइसोमी यहां पे हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। इसका एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं, ट्राइसोमी, और यहां पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था अभी? इसका डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, जो कि 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक है, जो कि 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी के कारण होता है, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट से, ठीक है। अगर यहां पे हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसोमी, इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। और यहां पे कौन सा सिंड्रोम आ जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। यहां पे कौन सा सिंड्रोम आ जाएगा ह्यूमन में? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। 2n+1 में ट्राइसोमी, 2n-1 में हमारे पास में क्या आ जाएगा? मोनोसोमी आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे अगर हम बात करते हैं तो डबल ट्राइसोमी हो गया, ठीक है। यहां पे बात करेंगे तो टेट्रासोमी हो गया, यहां पे बात करेंगे तो डबल टेट्रासोमी हो गया, ठीक है, राइट। यहां पे भी देखो हमने यही किया था हेयर, ठीक है। ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल टेट्रासोमी, ठीक है, राइट, ठीक है, लिख लिया। अब नाउ 2n-2 होगा, या पहले -1 कर लेते हैं। 2n-1 होगा, -1 होगा, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? डबल मोनोसोमी, ठीक है। 2n-2 होगा तो इसको हमने क्या बोल दिया? नल्लीसोमी, ठीक है। बस यही है मेन न्यूमेरिकल एब्रेशंस में, खत्म, ओके।
स्ट्रक्चर में कंप्लीट सेट में हमने बात की थी यूप्लॉइडी की। तो यूप्लॉइडी में अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम सेट्स की बात करते हैं तो ये भी दो टाइप का हो सकता है। ये हो सकती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी या ये हो सकती है एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो ऑटोप्लॉइडी का मतलब होता है कि जब हमारे पास में जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आपका स्पीशीज आएगा वो आपका सेम स्पीशीज से आएगा। ठीक है, यहां पे सेम और यहां पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, दैट्स इट, यही है इसमें। जैसे कि वीट जो है वो हेक्साप्लॉइड है और बनाना जो है वो ट्रिप्लॉइड है। सीडलेस बनाना के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। हाँ, डबल नलीसोमी भी होगा, उसमें 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, डबल नलीसोमी ये हो जाएगा, राइट। चलो अब साफ लिख दिया, अब साफ फटाफट से नोट कर लो और फिर मुझे बताओ जब नोट कर लोगे। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर लिख दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी हैप्लॉइड सेट की, यहाँ पे एक आएगा उसमें से, राइट। पूरा सेट नहीं आएगा, एक आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जी कंप्लीट हो गया, किसका, न्यूमेरिकल एब्रेशंस का। ठीक है, न्यूमेरिकल एब्रेशंस का। तो एक न्यूमेरिकल एब्रेशंस में एन्यूप्लॉइडी आता है और एक हमारे पास में न्यूमेरिकल एब्रेशंस में आपका प्लॉइडी लेवल पे पॉलीप्लॉइडी आता है। ठीक है, एक हमारे पास में पॉलीप्लॉइडी आता है न्यूमेरिकल में ही। ठीक है, हाँ, ठीक है, एक एन्यूप्लॉइडी और एक हमारे पास में पॉलीप्लॉइडी आता है। तो ये जो आपका एन्यूप्लॉइडी है क्रोमोसोमल एब्रेशंस में न्यूमेरिकल वाला था। ठीक है, न्यूमेरिकल एब्रेशंस में हमारे पास में दो टाइप्स आते हैं, एक एन्यूप्लॉइडी आता है और एक पॉलीप्लॉइडी आता है। ठीक है, दोनों में हम नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, अब स्ट्रक्चर वाला हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर वाला भी हम करेंगे, ये न्यूमेरिकल वाला ही था दोनों। स्ट्रक्चर वाले में तो स्ट्रक्चर में डिलीशंस वगैरह होंगे ना, एडिशंस वगैरह होंगी, ये दोनों न्यूमेरिकल वाले ही थे। ठीक है, ठीक कर लो इसको थोड़ा सा, ये दोनों न्यूमेरिकल के टाइप्स है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। चलिए लिख लिया सबने, करेक्शंस कर ली। ये दोनों आपके न्यूमेरिकल के ही टाइप है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स पढ़ा रहे हैं, दिमाग में स्ट्रक्चर ही चल रहा है मेरे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, राइट। और आपसे ना एग्जाम में प्लांट जेनेटिक्स से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। ठीक है, राइट, एग्जाम में ना प्लांट जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। चलो लिख लिया सबने, ये करेक्शंस भी कर ली कि दोनों ही आपके क्या है, न्यूमेरिकल के ही पार्ट है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, और ये एन्यूप्लॉइडी का है और ये हमारे पास में पॉलीप्लॉइडी का है। ठीक है जी, ये हमने दोनों लिख लिया। ठीक है, यहां पे लिख देती हूँ एन्यूप्लॉइडी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो नोट्स में। चलो
ठीक है, अब ठीक है, न्यूमेरिकल में एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। अब ठीक है, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। चलिए कर लिया नोट सबने, यहां तक पता चल गया। एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोमल एब्रेशंस में कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा बेटा। एक बार ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूं, अब बीच में रुक जाना, ठीक है। मैसेज करना होगा, डाउट बताना होगा तो मुझे इसके बाद में बताना, फिर पूरा ध्यान मेरा वहां चला जाता है। ध्यान से सुनो पहले मैं क्या बोल रही हूँ। क्रोमोसोमल एब्रेशंस में हमें क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल एब्रेशन और एक होता है स्ट्रक्चरल एब्रेशन। न्यूमेरिकल एब्रेशन में नंबर चेंज देखने में मिलता है, स्ट्रक्चरल एब्रेशन में स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो न्यूमेरिकल एब्रेशन में क्या होता है, हो सकता है पूरे सेट में आपको चेंजेस देखने को मिले और हो सकता है एक जो आपको सेट में से एक पार्ट में चेंजेस देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी एक क्रोमोसोम का लॉस होगा या एक क्रोमोसोम का गेन होगा, या हो सकता है एक से ज्यादा का लॉस हो या एक से ज्यादा का गेन हो, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, या तो एक से ज्यादा का लॉस होता है या एक से ज्यादा क्या क्या होता है, क्रोमोसोम्स का गेन होता है। जबकि पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे सेट की हम बात कर रहे हैं, या तो पूरा का पूरा सेट जाएगा या पूरा का पूरा सेट आएगा। लेकिन पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि मोर देन 2 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि डिप्लॉइडी से ऊपर के लेवल की यहां पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी की, तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एक सेट हमारे पास में क्रोमोसोम का है 2n है, अब उसमें एक क्रोमोसोम आपका ऐड हो गया। अगर एक क्रोमोसोम आपका ऐड हो गया तो हमने उसको क्या बोल दिया, ट्राइसोमी। अब क्या हो सकता है कि एक क्रोमोसोम एक सेट से ऐड हुआ, उसी में एक क्रोमोसोम किसी और सेट से ऐड हुआ, तो हमने क्या बोल दिया उसको, डबल ट्राइसोमी। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास में 2 क्रोमोसोम उसी सेट में ऐड हो गए, तो हमने उसको क्या बोल दिया, टेट्रासोमी। और कई बार क्या हो सकता है, 2-2 करके अलग अलग सेट से आए तो क्या बोल दिया, डबल टेट्रासोमी। वैसे ही जब लॉस होता है, तो लॉस में हमने क्या किया, जब एक क्रोमोसोम में से एक का सेट आपका चला गया, एक सेट में से एक चला गया, तो बोल दिया मोनोसोमी। जब आपका पूरा चला गया 2 का 2, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नल्लीसोमी। 2n-2 होगा तो क्या बोल देंगे, नल्लीसोमी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि हम आपके जो डिप्लॉइडी होती है 2n से ऊपर की बात करते हैं, पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल्स की हम बात करें, वीट की बात करें, हेक्साप्लॉइड है, 6 आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। देन बनाना की बात करें, सीडलेस वैरायटीज कैसे बनती हैं, पॉलीप्लॉइडी से बनती है। तो जो आपकी प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें पॉलीप्लॉइडी का मेजर रोल होता है। तो ये हमारे पास में क्या है, न्यूमेरिकल एब्रेशंस ऑफ द क्रोमोसोम, जो बेसिक्स आपका टॉपिक है। यहां तक समझ आया? अब बोलिए आप, है ना। अब चैट सेक्शन में जो बोलना है फटाफट से बोलो, फिर इस टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करते हैं। मेंडल का टॉपिक आज स्टार्ट करना था मैंने। हाँ जी बताइए। चलिए ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक तो बताओ। अब यहीं पे करवा देती हूँ दूसरा भी, स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। ठीक है, यहीं पे लिखवा देती हूँ पहले ही शुरू में। नाउ स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। चलिए तो वही तो बोला सीडलेस वैरायटीज के लिए, बनाना में सीड कहाँ होते हैं, वही तो बोला सीडलेस वैरायटीज के लिए। ठीक है, चेंज इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब भी हमें जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, चेंज इन द फिजिकल, देखने में जो हमें चेंज देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होती है, या तो क्रोमोसोम्स में किसी तरह का कोई ब्रेकेज होगा, या तो क्या होगा, ये प्रॉपरली लिंक्ड नहीं हो पाएगा कहीं से। ठीक है, प्रॉपरली लिंक नहीं हो पाएगा कहीं से। नाउ एग्जाम्पल्स की या टाइप्स की अगर हम बात करें, तो एक आपने सुना होगा कि डिलीशन, एक आपने सुना होगा डिलीशन, जहां पे क्या होता है,
क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस होता है। ठीक है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिलीशन बोल देते हैं। लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, डिलीशन बोल देते हैं। ठीक है, देन एक आपके पास में आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि रिपीट हो रही है कुछ चीज, तो रेपिटेशन, डबलिंग ऑफ कोई सेगमेंट अगर रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डुप्लीकेशन बोल देते हैं। डिलीशन, डुप्लीकेशन आप सबको पता है। अगला क्या है, इन्वर्जन। अगला क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाता है कि इन्वर्ट हो जाना, रिवर्स हो जाना। तो रिवर्सल, सिंपल भाषा में बता रही हूं, रिवर्सल ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, कोई आपका सेगमेंट अगर रिवर्स हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अगला क्या है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या मतलब होता है कि लोकेशन को चेंज करना, तो चेंजिंग ऑफ अ पोजीशन। ठीक है, चेंजिंग ऑफ अ पोजीशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, लिख लीजिए। तो सेगमेंट आपका क्या करता है, दूसरे क्रोमोसोम की तरफ को मूव कर जाता है। ठीक है, राइट। नाउ बार्ले में डिलीशन की वजह से आती है मेल स्टर्लिटी। ठीक है, लिख लो, बार्ले में डिलीशन की वजह से आती है मेल स्टर्लिटी। ओके, डुप्लीकेशन की बात करें, बार आई ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में क्या होता है, ड्रोसोफिला में क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा आई या रॉड शेप जैसी देखने को मिलती है, बार शेप देखने को मिलती है, वो डुप्लीकेशन की वजह से देखने को मिलती है। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका, बार आई ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, इन्वर्जन में जैसे मेज है, ड्रोसोफिला है, तो ये आपका जीन मैपिंग के लिए हेल्पफुल होता है, जीन मैपिंग के लिए। ठीक है, क्या होता है हम कुछ टाइम में पढ़ेंगे अभी। जीन मैपिंग के लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, राइट। और अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो ये जैसे रेजिस्टेंस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास में क्या बोल रहे हैं कि क्लास है, तो बेटा अभी ये वाली क्लास भी तो चल रही है। कौन सी क्लास है, हॉर्टिकल्चर की, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चरल एब्रेशंस हैं, तो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस में यहाँ पे क्या है, क्या पूछ रहे हैं, तो क्या करूं तो बेटा ये क्लास भी तो है ना, देखो ये क्लास तो आपकी 10:30 तक चलेगी। ठीक है, इसमें तो मैं नहीं आपको फ्री कर पाऊंगी अभी, इस क्लास तो आपके 10:30 तक चलेगी। चलिए, तो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस में हमारे पास में क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास में जैसे कि डिलीशंस होती हैं, डुप्लीकेशंस होती है, इन्वर्जन होती है, या फिर हमारे पास में ट्रांसलोकेशन होती है। चलिए, अब यहां पे हम बात करते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला कि कुछ हमें डिलीशंस देखने को मिलेंगी, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, जैसे ये वाला पार्ट मान लो डिलीट हो गया। फिर हमने क्या बोला, डुप्लीकेशन में हमें डबल सेगमेंट दिखेगा, ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, डबल सेगमेंट देखने को मिल रहा है। इन्वर्जन में हमने क्या बोला कि ये क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे आप देखो, ये क्या है, ऊपर लाइट पिंक है, नीचे डार्क पिंक है, ये जीन है। अब क्या हुआ, यहां पे उल्टा हो जाएगा, ऊपर आपका डार्क पिंक हो जाएगा, नीचे आपका लाइट पिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इंसर्शंस की बात करें तो कोई चीज अगर इसमें इंसर्ट होगी तो हम इंसर्शन बोल देंगे। पोजीशन अगर चेंज होगी तो जैसे यहां पे देखो, ये ग्रीन है और ये आपका क्या है, येलो है, और यहाँ पे क्या था, येलो था, यहाँ पे ग्रीन था। तो बेसिकली जब पोजीशन चेंज हो गई तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। कौन सी लाइव क्लास है आपकी, बैच की क्लास की बात कर रहे हो, यूट्यूब की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, अच्छा बताओ फटाफट से, आपने नहीं तो खज्जल ही रहना है, बताओ, है ना, कंफ्यूज रह रहे हो, बताओ किस चीज की क्लास है।
बोलो बोलो फटाफट से, कौन सी क्लास है अभी? बताओ, मैं पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहे हो। कौन सी क्लास है? लाइव क्लास है, यूट्यूब क्लास है, बैच क्लास है, कौन सी क्लास है? बता दो ना। बताओ बताओ, कौन सी क्लास है भाई? अच्छा, बैच की क्लास है, बैच की क्लास है। तो अभी ये क्लास भी तो चल रही है ना, टाइमिंग के लिए बोल देना था आपने। अभी ये क्लास भी तो चल रही है बेटा। उस चक्कर में आपका टॉपिक ना, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ आपका टॉपिक में आज शुरू करना है उतना हमारा टॉपिक डिले होता जा रहा है। चलो, यूट्यूब क्लास है, कोई कोई बैच क्लास बोल रहा है, कोई यूट्यूब क्लास बोल रहा है। टाइमिंग्स का देखो भाई अपनी, क्योंकि देखो इस क्लास का टाइमिंग तो आपका 9 से 10:30 ही रहेगा, क्योंकि आपका अच्छा टाइमिंग है, बढ़िया चल रहा है हमारी क्लास। ठीक है, टाइमिंग का देखो अपना थोड़ा सा। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं डिलीशन की। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगी एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक था, इसमें हमें इतना टाइम लग गया है ना। आगे का टॉपिक कब करेंगे हम, आप खुद देखो कि हमें अपना सिलेबस ऑन टाइम भी तो कंप्लीट करना है। रोज मैं ट्राई करती हूँ आपका टॉपिक कंप्लीट करने का, लेकिन हम किसी ना किसी चीज में उलझ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, डिलीशन। अब मैंने क्या किया, इसमें एक फोटो लगाया ना, और इस फोटो में मैंने ABCDEF करके लिखा है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या दिया है देखो, ABCDEFGH, ये अलग अलग यहाँ पे जीन्स हैं। यहाँ पे भी क्या दिया है, ABCDEFGH, या समझ लो ये क्या है, अलग अलग क्या है यहाँ पे लोकेशंस है। अब क्या हुआ, जब भी क्रोमोसोम में डिलीशंस हुई तो एक सेगमेंट डिलीट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे बात करते हैं, डी सेगमेंट यहां पे डिलीट हो गया, तो आप देखो अगला जो क्रोमोसोम बना उसमें ये डी सेगमेंट आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, डिलीशन हो गया। सबको समझ में आया, ये बताइए, सबको क्लियर आया? क्लियर हो गया कि क्या हुआ, डिलीशन में एक सेगमेंट आपका डिलीट हो गया। तो यहां पे देखो जब डी चला गया तो यहां पे डी बचा ही नहीं ना, तो इसको डिलीशन बोल दिया। दूसरा देखो, ABCDEFGH, ABCDCDEFGH, वहां कहीं नहीं लिखा होता ABCD, ये हमने अपने समझने के लिए बताया। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेशन में क्या हुआ, ये 2 सेगमेंट और ये कितने सेगमेंट, 4 सेगमेंट, यानी कि ये क्या हो गया, डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तीसरा क्या बोला, इनवर्जन। अब देखो क्या था ये, ABCDEFGH सीधी लाइन में थे जीन्स। अब देखो इन्वर्जन में सेगमेंट्स में क्या हुआ, बेसिकली हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वर्जन में सेगमेंट में क्या हुआ, AB, अब यहां पे CD तो आया नहीं, क्या आ गया, EDC, आगे FGH। दैट मींस यहां पे लोकेशंस वगैरह जो है रिवर्स हो गया पूरा सेगमेंट। यहां पे क्या था, CDE, यहां पे क्या आ गया, EDC, यानी कि रिवर्सल हो गया। तो सेगमेंट की हम यहां पे बात करें, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सेगमेंट में डिलीशन में एक सेगमेंट चला गया, डुप्लीकेशन में डबल हो गया, और इन्वर्जन में ये जो सेगमेंट है ये कैसा हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। नाउ ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। देखो ABCDEFGH, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में क्या है, MNOCDEFGH। अब यहां पे क्या हुआ, जो एक क्रोमोसोम है उससे दूसरे क्रोमोसोम में सेगमेंट क्या कर गया, चला गया, यानी कि यहां पे दूसरे क्रोमोसोम का जो सेगमेंट था वो आ गया, और ये जो AB वाला सेगमेंट है ये आपका दूसरे क्रोमोसोम में चला गया। ठीक है, समझ में आया अब स्ट्रक्चरल एब्रेशंस? चलिए बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? बोलो बोलो, जिसको नहीं समझ आया वो बोल दो, उसको दोबारा बता दूंगी। चलिए यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, क्लियर सबको? चलिए सबको यहां पे समझ में आ गया कि हमारे पास में, जस्ट अ मिनट, ठीक है, सबको यहां पे समझ आ गया कि यहां पे क्या हो रहा है। चलिए अब फटाफट से थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, राइट, अब यहां पे आप देख लीजिए, जब हमने बात की थी कि कुछ हमारे पास में एक्स्ट्रा जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, तो देखो हमारे पास में यहां पे N+1
ठीक है, यहाँ पे n-1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे n+1 n-1 ये हमने बात कर ली थी जब हमने सेल डिवीजन की बात की थी, है ना। और सेल डिवीजन में हमने क्या कहा था कि जब एनाफेज की तरफ को स्प्लिट करते हैं, तो एनाफेज की तरफ को जब क्रोमेटिड्स आपके स्प्लिट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, अगर एक आधा भी एक्स्ट्रा आपके एक तरफ को चला गया तो एब्रेशंस देखने को मिलेंगी। ये बात की थी ना, तो ये वही डायग्राम है। अब फटाफट से थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या है। ये हमने कवर कर लिया, हाँ जी, ये अच्छा यहीं से है थ्योरी। ठीक है, फटाफट से थ्योरी कवर कर लेते हैं। सो structural aberrations are the one that alters the structure of chromosome without changing their number। ठीक है, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में भी दो चीजें क्या है, एक है हमारे पास में जैसे कि इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशंस। सो दीज आर द चेंजेस और एबनॉर्मेलिटीज दैट अकर विद इन अ सिंगल क्रोमोसोम। जब एक ही क्रोमोसोम में आपकी कुछ चीजें होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल बोल देते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ सेगमेंट है जिसको हमने डिलीशन बोल दिया। एक हमने बोल दिया डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या हुआ कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ सेगमेंट हमें देखने को मिला। और डुप्लीकेशन को सबसे पहले सीबी ब्रिजेस ने 1919 में ड्रोसोफिला से रिपोर्ट किया था। डुप्लीकेशन को सबसे पहले सीबी ब्रिजेस ने 1919 में रिपोर्ट किया था ड्रोसोफिला से। इन्वर्जन में क्या बोला कि रिवर्सल ऑफ अ सेगमेंट हो जाता है। रिवर्सल ऑफ अ सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन बोल देते हैं। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरासेंट्रिक की बात करते हैं और तो पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक की बात करते हैं, तो एक चीज आप सिंपल से याद रखना कि पैरासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं करते हैं, और पेरिसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस दो ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ओके, यहाँ पे आपने बस दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि पैरासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कैसे याद रखोगे, जहां पे पैरी है, आई मतलब कि इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना, जहां लिखा है पैरी, पैरी मतलब कि आई मतलब कि इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सेंट्रोमियर को। तो पेरिसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर को इंक्लूड करते हैं। पैरासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में दूसरे टाइप की क्या है, इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशंस है। और इंटर क्रोमोसोमल में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोटो आपने देखी थी। ठीक है, जैसे आपने ये फोटो देखी थी, तो इस फोटो में आपने क्या देखा था कि जब एक के बीच में डिलीशन हो रही है, एक में डुप्लीकेशन हो रही है, एक में इन्वर्जन हो रही है। लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि जब हमारे पास में जब ट्रांसलोकेशन होती है तो यहाँ पे एक तो ये क्रोमोसोम है, एक और होगा, और उसके बीच में जब आपका ट्रांसफर होता है ना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंटर क्रोमोसोमल, की दो क्रोमोसोमल के बीच की बात करें। क्योंकि ये सेगमेंट तो इसमें था ही ना, तो ये कहां से आया, ये दूसरे क्रोमोसोम से आया। ठीक है, तो आपको अब स्ट्रक्चर में ये भी क्लियर हो गया कि इंट्रा भी होती है और इंटर भी होती है। यह मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ना, ये एरो बनाया था कि ये कहां से आया, दूसरे क्रोमोसोम से आया। ठीक है, राइट। चलिए अब देख लेते हैं कि जो ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन में भी आपके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन और एक होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होता है। तो देखो ये क्या बोलता है कि ट्रांसलोकेशन सबसे पहले सीबी ब्रिजेस ने डिस्कवर किया था। किस पे काम करते टाइम, ड्रोसोफिला पे काम करते टाइम। आपको पता है जेनेटिक्स में जो ड्रोसोफिला है उसको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है मटेरियल के लिए, जेनेटिक्स के कामों के लिए। एक मैं पूरा लिस्ट आपको आज लाई हूं फैक्ट्स की फॉर्म में कि किस किस चीज को कहां पे यूज किया जाता है। नाउ सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। रेसिप्रोकल में क्या होता है, सेगमेंट फ्रॉम टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंज्ड। दिस इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि जो एक सेगमेंट है वो आपका दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि रेसिप्रोकल में क्या होता है, दोनों सेगमेंट आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, यानी कि टू वे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड न्यूमेरिकल एब्रेशंस वाला टॉपिक हो गया खत्म। अब हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। चलिए ये लो, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अक्षय, बहुत दिन बाद दिखाई दिए मुझे, ऐसा लग रहा है। पहले की क्लासेस अटेंड की है, कहाँ थे इतने दिन से। चलिए
अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिक्स में यूज किया जाता है। फंगस की बात करें तो न्यूरोस्पोरा को, सैक्रोमाइसिस को जेनेटिक्स में यूज किया जाता है। देन इंसेक्ट की बात करें तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है जो कि फ्रूट फ्लाई है, इसको यूज किया जाता है। प्लांट की बात करें तो अरेबिडोप्सिस थेलियाना है जिसको यूज किया जाता है। बैक्टीरिया की बात करें तो एस्चर्चिया कुलाई है जिसको जेनेटिक्स के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, प्री का पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, चलो फटाफट से नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? ओके, चलो तैयारी करते रहो अच्छे से। ठीक है, चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना कि मेंस को बिल्कुल टोटली मत छोड़ देना, नहीं तो दोबारा पिकअप करने में दिक्कत होगी, है ना? कुछ दिन पहले मेंस को छोड़ देना, लेकिन बिल्कुल टोटल मत छोड़ देना, ठीक है? चलो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अब अगले टॉपिक के बारे में। चलो ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। कर लिए नोट? ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। अब यहां पे इसको एक बार पहले आप देख लो, फिर मैं आपको इसको बताती हूँ, ठीक है? पहले एक बार देख लो फिर बताती हूँ। चलिए बस 1 मिनट, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले फटाफट से नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बस 1 मिनट के अंदर, ठीक है? चलिए देखा, अब हम बात करते हैं कि कौन से प्लांट में कौन सा फिनोमिनन है और कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। सबसे पहले तो मिराबिलिस जलापा की अगर हम बात करें तो इस प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था कार्ल कॉरेंस ने। देन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो ये भी आपका कार्ल कॉरेंस ने दिया था। ओइनोथेरा लेमार्कियाना की बात करें तो म्यूटेशन टर्म जो थी और थ्योरी थी वो यूगो डेराइज ने दी थी इसमें। लेथाइरस ऑड्रेटस की बात करें तो लिंकेज का फिनोमिनन इसमें दिया गया था, किसने दिया था? बेटसन एंड पुनेट ने दिया था। गार्डन पी की बात करें तो उसमें लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए थे, किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे, राइट? तो ये आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में क्या है? कुछ हमारे पास में फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट हैं। अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, और जेनेटिक्स में बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? मुझे पता आज ये टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको मेन सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने की शुरुआत में ही, ठीक है? चलिए ओके, ठीक है, चलिए। क्या बोल रहे हैं मैम? टेलीग्राम पे ग्रुप क्या है? टेलीग्राम पे प्रियंका मैम PW करके ग्रुप है, और जो नोट्स इसके हैं ये नोट्स आपके डाउनलोड हो जाते हैं ऐप में ही, ठीक है? चलिए करें अब स्टार्ट बेटा, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक हमारा लेट हो गया है। आज हमने सोचा था इसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम हमें क्रोमोसोमल एब्रेशंस में लग गया, मुझे लगा था आपने उसको पहले पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं। कल ऐसा करेंगे, जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है उससे रिलेटेड कुछ फोटोज ले आऊंगी ताकि आपको चीजें बिल्कुल सामने क्लियर हो जाए ना, कुछ फ्लो चार्ट्स या कुछ डायग्राम्स बना के ले आऊंगी, चलेगा? और दूसरा, अभी हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक 3D मॉडल में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? एक्सपेरिमेंट बता दूंगी और एक मॉडल आपको इनका दिखा दूंगी, ठीक है? अभी अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये तो अभी आएगा, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है? अब ध्यान से सुनना एक एक बात जो मैं बोलूंगी। प्लांट जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जो मेन जेनेटिक्स है ना, वो आपकी यहाँ पे शुरू होती है प्लांट जेनेटिक्स की, और
इसके ऊपर जो काम किया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आप सबको पता है, ग्रेगोर जोहान मेंडल है। मेंडल ने, ऐसा नहीं है कि मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था, मेंडल से पहले भी लोगों ने जेनेटिक्स पे काम किया था, लेकिन मेंडल ये फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स क्यों बने? क्या इनका ऐसा काम था जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स बोला गया? अब मेंडल ने जो काम किया था ना, वो अपने काम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे जिस एरा में वो थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने से 25 साल बाद का काम कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे लोग अलग अलग थ्योरीज में बिजी थे और उन्होंने मेंडल के काम पे ध्यान ही नहीं दिया। मेंडल ने जिस पेपर्स में भी अपना काम पब्लिश किया ना, उस पेपर को भी ज्यादा उन्होंने वैल्यू नहीं किया और मेंडल के काम को नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद में 3 साइंटिस्ट आए, मेंडल की डेथ के 15-20 साल बाद ऑलमोस्ट 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया और उसकी वजह से मेंडल का काम जो है पूरी दुनिया को पता चला। अब क्या ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से मेंडल का जो काम था उसकी वजह से मेंडल जी को क्या बोला गया? फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स बोला गया या फादर बोला गया, क्योंकि मेंडल ने क्या काम किया था? उन्होंने पी प्लांट पे काम किया था। अब ये जो पी प्लांट है, इन्होंने क्या किया था? इसकी प्योर लाइंस बनाई थी। ये जो प्योर लाइंस होती है ना, प्योर लाइंस में क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो जीन्स आपके प्योर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टॉलनेस के, तो दोनों ही सेम कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। अगर ड्वार्फ की बात करोगे तो दोनों एलील आपके होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप टॉल की बात करोगे तो टीटी में आपका जो जीन है वो प्रेजेंट होगा, मतलब दोनों ही कैपिटल टी, और अगर स्मॉल की बात करोगे, डॉफ की बात करोगे, तो दोनों ही डॉफ के लिए स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। तो मैक्सिमम ब्रीडर्स को ये प्योर लाइन बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अगर गलती से भी मान लो एक प्लांट टॉल है जिसमें कैपिटल टी है और स्मॉल टी भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका स्मॉल टी है ये कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा? आपका कंबाइन कर जाएगा किसी और रिसेसिव ट्रेट के साथ और आपको कोई ना कोई प्लांट वहां पे छोटा मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या है, जब भी प्योर लाइन की हम बात करते हैं, प्योर लाइन में सेम एलील्स का होना बहुत जरूरी है। मेंडल को यही काम करने में थोड़ा सा टाइम लगा। बहुत सारे ब्रीडर्स को जिनका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि जो भी उनकी प्रोजनी है वो प्योर लाइन की बने, जिसमें सारे गैमेट आपके बिल्कुल सही हो। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया। अब कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं और हम ट्रेट की बात करते हैं, डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपको बोला कि बताओ आपका आई कलर क्या है, तो मैंने एक कैरेक्टर आपको दिया। अब कुछ बोलेंगे मैम मेरा आई कलर ब्राउन है, कुछ बोलेंगे मेरा आई कलर ब्लैक है, कुछ बोलेंगे मेरा आई कलर ब्लू है। तो क्या है बेसिकली यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो क्या है? आई कलर। और जो आप अलग अलग अपने आईज का कलर बता रहे हो वो ट्रेट है कि कैसा कलर है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर की, मैंने बोला कि बताओ अपनी अपनी हाइट बताओ। कोई बोलेगा मैं बहुत लंबा हूं, 5'2" हूं, कोई बोलेगा मैं 7'2" हूं, कुछ भी आपका ट्रेट हो सकता है। कोई बोलेगा मेरी हाइट थोड़ी कम है। तो यानी कि जो मैंने कैरेक्टर दिया वो क्या दिया? हाइट। और आपने उसका हाइट का जो बताया मुझे वो क्या था? ट्रेट था कि कैसा हाइट है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मेंडल के टॉपिक की, तो उन्होंने क्या किया? जो प्योर लाइन को सिलेक्ट किया, उनकी प्योर लाइन बिल्कुल परफेक्ट थी और जो उनके पास में ट्रेड्स थे वो बिल्कुल सही थे और जो एलील्स थे वो सही थे। प्योर लाइन उन्होंने बना ली थी बेसिकली। अब इतने सारे उन्होंने कैरेक्टर को चूज किया, 7 कैरेक्टर को चूज किया, यानी कि 14 ट्रेड्स थे। 7 कैरेक्टर का मतलब हुआ 14 ट्रेड्स, है ना। और वो जो 14 ट्रेड्स थे वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट ली, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, सिंपल। सीड का कलर लिया, कैसा लिया? एक येलो होगा एक ग्रीन होगा, ठीक है। वैसे ही सीड का शेप लिया, एक राउंड होगा एक रिंकल्ड होगा, है ना। तो उन्होंने जब क्रॉसेस भी करवाए ना, तो उन्होंने क्या किया? एक टाइम पे सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया। जैसे कि जब उन्होंने क्रॉसेस करवाए तो उन्होंने राउंड ही क्या किया? मदर लिया, राउंड ही क्या किया? फादर का लिया। तो अल्टीमेटली जब जो पॉड बनेगा, जब दोनों ही राउंड लिए तो राउंड ही पॉड बनेगा ना, कोई वेरिएशन तो आएगी नहीं कैरेक्टर में। तो उन्होंने क्या किया? सब कैरेक्टर्स को कांस्टेंट रखा, एक टाइम पे एक कैरेक्टर को स्टडी किया। जैसे 7 कैरेक्टर्स थे,
अब ये जो आपके 7 कैरेक्टर्स थे, ये 4 क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे। और यहां पे क्या हुआ कि जब उन्होंने एक टाइम पे एक कैरेक्टर को स्टडी किया, बाकी सब कैरेक्टर सेम रखे, तो अल्टीमेटली एक कैरेक्टर को वो बेटर स्टडी कर पाए, अच्छे से कवर कर पाए। अब उनको पी प्लांट को यूज करने का फायदा क्या हुआ, 1 साल के अंदर अंदर रिजल्ट्स आ गए। पी का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा होता है और पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन मैनुअली कर सकते थे। तो ये जो हमारे पास में इमेस्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है, जो बैगिंग का कॉन्सेप्ट है, जो काम है, वो भी किसने किया था, मेंडल ने किया था। तो बेसिकली अपने टाइम से अगर हम बात करें तो अपने टाइम से मेंडल ने बहुत आगे का काम कर दिया था, लेकिन ये हम लोग ऐसे थे कि हमें उस टाइम पे नॉलेज ही नहीं था और हम उनके काम को उस टाइम पे पहचान ही नहीं पाए कि उन्होंने काम क्या किया है। अब क्या होता है, अब मैं आपको बेसिक्स बता रही हूं कि जब हम क्रॉसेस की बात करते हैं तो क्रॉसेस भी हमारे पास में कैसे होते हैं। जैसे कि जब हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक कैरेक्टर को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब आप एक कैरेक्टर को लेके चलोगे। जब आप 2 कैरेक्टर्स को लेके चलते हो तो आप बोलते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस। वैसे 3 कैरेक्टर ले लोगे तो क्या बोलोगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब जब भी आप क्रॉसेस बनाते हो ना, क्रॉसेस में क्या होता है कि एक डोमिनेंट होता है जीन, एक रिसेसिव होता है। तो जो डोमिनेंट वाला होता है वो खुद को एक्सप्रेस करता है, लेकिन रिसेसिव वाला खुद को कब एक्सप्रेस करेगा, जब आपका वो एक और रिसेसिव के साथ भी प्रेजेंट होगा। जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करते हो तो डाई हाइब्रिड में भी जो क्रॉसेस बनते हैं वो इंडिपेंडेंटली जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, असॉर्ट करते हैं। और जब भी हम यहाँ पे क्रॉसेस बनाते हैं ना, इसकी कुछ रेशियोज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्या सारी ही चीजें जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या सारी चीजें इस इनहेरिटेंस को फॉलो करती है, या हमारे पास में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो हाँ, हमारे पास में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे जब आप रेड फ्लावर को एंड व्हाइट फ्लावर का क्रॉस करवाते हो तो वहां पे आपको जो फ्लावर का कलर देखने को मिलता है वो आपको पिंक कलर देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मेंडेलियन क्रॉस है, ये नॉन मेंडेलियन क्रॉस है। यहाँ पे जो फ्लावर का कलर है रेड और व्हाइट का क्रॉस करवाया, तो अगर मेंडल बोलते तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना था कि यहाँ पे आपको रेड एंड व्हाइट, एक व्हाइट दिखना था और बाकी 3 रेड दिखने थे। लेकिन यहाँ पे जब आपने क्रॉस करवाया तो आपको पिंक कलर के देखने को मिले, यानी कि कोई भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया, रेड और व्हाइट मिक्स हो गया, पिंक कलर हो गया। तो अल्टीमेटली ये आपके पास में क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। वैसे अगर मैं बात करूं कोडोमिनेंस की, कोडोमिनेंस में क्या होता है, 2 कलर्स आपके, 2 जो ट्रेट्स होते हैं आपके वो इक्वली डोमिनेटिंग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या है, ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, दोनों इकट्ठे हैं, तो वो भी क्या हो गया, मेंडल में एक्सेप्शन हो गया उनके लॉज में। ठीक है, तो ये आपको 1-2 चीजें जो है, सिंपल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में डिटेल में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्रॉस बनता है, क्या होता है, सारा मैं आपको कल की क्लास में डिटेल में बताऊंगी। अभी हमने जस्ट शुरुआत की है, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं कि रीजन क्या थे मेंडल की सक्सेस के। तो सबसे पहली चीज कि मेंडल ने क्या किया था कि जो कंट्रास्टिंग पेयर्स थे उनके बारे में स्टडी किया था, और एक टाइम पे मैंने आपको बोला कि एक कैरेक्टर को स्टडी किया था। जो उनके 7 कैरेक्टर्स थे वो आपके एक सिंगल जीन क्या कर रहा था, गवर्न कर रहा था, और जो एक उनका ट्रेट था वो कंप्लीटली डोमिनेटिंग था अदर ट्रेट के। पेडिग्री रिकॉर्ड्स को उन्होंने क्या किया था, मेंटेन करके रखा था, और प्योर लाइंस को उन्होंने क्या किया था, ऑब्टेन कर लिया था। अब जो उन्होंने पी प्लांट लिया था, पी प्लांट की खास बात क्या थी कि शॉर्ट लाइफ साइकिल है, हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो सकती है, पॉलिनेशन भी हो सकती है, इजीली इसको कल्चर कर सकते हैं, और इमेस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन करना इसमें क्या है, बहुत इजी है। अब यहां पे देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर को इन्होंने स्टडी किया था। तो देखो आप देख सकते हो, जैसे कि प्लांट की हाइट है, सीड का कलर है, सीड की शेप है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर की पोजीशन है, पॉड का कलर है, पॉड की शेप है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि जो सीड का कलर डोमिनेटिंग होता है वो कौन सा होता है, येलो होता है, लेकिन जो रिसेसिव होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन होता है।
तो आप सब मटर खाते हो। मटर में आप देखते हो कि कई बार आपको येलो कलर का अगर दाना देखने को मिले तो हमें लगता है कि ये मटर खराब है। बाहर से जो फली है, फली कैसी होती है आपकी, ग्रीन ही होती है, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन जो है वो डोमिनेटिंग है, येलो जो है वो आपका सीड कलर डोमिनेटिंग है। लेकिन हमें लगता है कि जब हम येलो कलर देख रहे हैं तो ये खराब है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारा वो डिजायर ट्रेट था कि हमें ग्रीन कलर देखना था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो रिसेसिव ट्रेट था ग्रीन वाला, इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, ताकि हमें ग्रीन फली के अंदर ग्रीन कलर का दाना देखने को मिले। अदरवाइज जो मटर का दाना है उसका डोमिनेटिंग फॉर्म कौन सा है, यहाँ पे येलो फॉर्म है, राइट। ये चीज सबको समझ में आई। तो ये सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। क्रॉसेस कैसे बनते हैं इस बारे में सीखेंगे, मेंडल कौन थे इस बारे में पूरा कंप्लीटली जानेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसी चीजें थी, कौन रिसेसिव ट्रेट्स थे, कौन डोमिनेटिंग ट्रेट्स थे, ये सारी बातें हम कल की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हो, राइट। इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन तो सबको पता है ना, बताओ इमेस्कुलेशन क्या होता है बेटा, फटाफट से बताओ इमेस्कुलेशन क्या होता है। चलिए बताइए इमेस्कुलेशन क्या होता है। ओके देन, अब ऐसा करते हैं, ठीक है, अब ऐसा करते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कितना पढ़ के आए हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके लिए पोल लगा रही हूँ, देखती हूँ कितने लोग सही आंसर देते हैं हर एक चीज का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, लिंकर हिस्टोन कौन सा है, लिंकर हिस्टोन कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास में है H2A, H2B, H3, H1, H4। बताइए, पोल लगा देती हूं, चलो जस्ट अ मिनट। चलिए बताओ, हाँ ठीक बोल रहे, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट इज नोन एज इमेस्कुलेशन, सही बोल रहे हो। चलिए ठीक है, और बाकी मैं आपको एब्रेशंस का एक फोटो ले आऊंगी, उस फोटो से आपको सब कुछ सामने दिख जाएगा और क्लियर हो जाएगा और भी, है ना। वैसे तो मुझे लगता है क्लियर हो ही गया है, स्ट्रक्चरल तो बहुत सिंपल है ना, न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है, मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई है, लेकिन फिर भी एक फोटो ले आऊंगी ताकि आपको सब कुछ सामने क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, यहां तक बाकी सबको समझ आया आज की क्लास का, ये बता दो भाई फटाफट से, जो नहीं समझ आया वो पूछ सकते हो। हाँ जी, कर दिया आंसर सबने। चलिए तो अब हम स्टॉप कर देते हैं पोल, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कौन है भाई, ऑप्शन बी वाले, लिंकर प्रोटीन पूछी है। चलिए अगला क्वेश्चन, टर्म क्रोमोसोम was given by Strasburger, Waldeyer, Mendel, Batson, जोहानसन। चलिए बताइए, बताओ टर्म क्रोमोसोम किसने दी थी, बताओ फटाफट से। बताइए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
चलिए देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी वॉल्डेयर। देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। 50% बच्चों ने। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, ऐसा क्यों? चलिए चलो। इन डीएनए which of the following bond is present between nucleotide या between nitrogenous bases, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं ग्लाइकोसाइडिक, हाइड्रोजन, बोथ, नन। बताओ बताओ भाई बताओ। बताइए भाई क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर करना है ना। चलिए करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या होगा? क्या बोला है बेटा? बोला है कि नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि ए और टी के बीच में, सी और जी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताया था। क्या बताया था? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताया था आप लोगों को। शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बताया था ग्लाइकोसाइडिक, है ना। शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में, बेसिस के बीच में बोला है मैंने नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे कि ए टी है, सी जी है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बताया था। चलिए अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरीन? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, एडिनोसिन, ऑल ऑफ दीज। चलो बताओ प्योरीन इसमें कौन सा है? क्या सारे प्योरीन्स हैं? बताओ बताइए फटाफट से भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरीन, कौन सा है? चलिए बताइए क्या आंसर होगा। पहले बता देना आंसर, है ना, फटाफट से बता देना पोल खत्म होने से पहले, जल्दी से। क्या आंसर होगा बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बताया था ना, आलू गोभी कट वाला। चलिए करेक्ट आंसर इज डी। अभी भी बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं? मैंने क्लियरली बताया था, प्योरीन में याद रखना आलू गोभी, ठीक है। दैट मीन्स एडेनिन एंड ग्वानिन प्योरीन में आ जाएगा।
पिरिमिडीन में आ जाएगा जी कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। अभी भी गलत क्यों कर रहे हो बेटा, इतने सिंपल क्वेश्चंस। अगला, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ए एंड टी। ऑप्शन है 1 2 3 4 नन। चलो बताओ, बताइए। राइट, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, अब तो सही होना चाहिए है ना, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है? ए एंड टी के बीच में। देखो, तो आपको पता होना चाहिए ए एंड टी, सी एंड जी, यानी कि दो हैं, है ना, दो होगा यहाँ पे। कुछ लोग अभी भी गलत बता रहे हैं, क्यों भाई? चलो अब लीडर बोर्ड देखते हैं। ठीक है, समरी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कवर किया आज म्यूटेशन वाला टॉपिक कवर किया, ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस कवर किया, देन कुछ फैक्ट्स की बात की, और प्लांट जेनेटिक्स शुरू कर दिया। ठीक है, प्लांट जेनेटिक्स शुरू कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस वाले चैप्टर में रेगुलर रहना, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक्स की क्लासेस में रेगुलर रहना, क्योंकि बाद में ये चीजें कई बार समझ नहीं आती। लाइव क्लास में ऐसा है कि डाउट तो पूछ सकते हो कि भाई हम समझ नहीं आया कुछ भी, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो भी डाउट पूछ लेना जहां पे डाउट होगा। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बोला क्रोमोसोमल एब्रेशंस वाला, कल मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके में कुछ ले आऊंगी। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी कुछ मुझे मिलेगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ आपको दे दूंगी एग्जाम्पल्स। ठीक है, नाउ अब म्यूटेशन का हमने बात कर ली, और हमने क्रोमोसोमल एब्रेशंस की, प्लांट जेनेटिक्स की। होमवर्क आपका क्या है? वही जो मैंने कल दिया था कि मैंडल के एक्सपेरिमेंट सारा पढ़ के आना। ठीक है, क्रॉसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बस दैट्स इट। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही, सिर्फ इतना दे रही हूँ। बाकी आज का पढ़ के आना, सबसे मेन तो है डेली का डेली पढ़ो। ठीक है, डेली रिविजन्स दो, ये सबसे मेन है। ओके, चलिए, नाउ दैट्स इट। काफी आज के लिए, बताइए भाई, काफी आज के लिए बोलो। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था कि मैम टेलीग्राम चैनल है ना, कुछ ऐसा मैसेज आया था। तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम के आप स्पेलिंग गलत लिख रहे थे, है ना, प्रियंका की स्पेलिंग गलत लिखी थी आपने, अब सर्च करोगे तो सही मिल जाएगा। ठीक है, PRIYANKA है, PRIYANKA। ठीक है, फिर आप अगर ऐसे सर्च करोगे वहां पे प्रियंका मैम PW करके, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ। राइट, हाँ यही तो है। दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे डबल M है। ठीक है, इस पे जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, राइट, ठीक है जी, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसको सर्च करना, एग्जैक्ट ई स्पेलिंग डालना, MAAM है। ठीक है, एग्जैक्ट ई स्पेलिंग डालना, आपको मिल जाएगा। कौन बोल रहा था अभी? ठीक है, फोन में क्या दिखाना है, यही तो है। यही तो है, टेलीग्राम का लिंक बताया तो है मैंने। ठीक है, ये है, ये देख लो, ये स्कैनर है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो,
ठीक है, राइट, ये स्कैनर है, ठीक है, ओके, चलिए डन। ठीक है, प्रियंका मैम PW करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। चलिए कर दें क्लास एंड, बताओ कर दें क्लास एंड? बोलो, कर दें क्लास एंड? कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट नहीं है? बोलते नहीं हो है ना, सबसे बड़ी बात मैम, आप खुद सोचते रहो मैं डाउट है या नहीं है ना? आप जो पढ़ा दोगे हम बस पढ़ के चले जाएंगे। कोई डाउट है किसी को? ओम प्रकाश, अभिषेक, कितने लोग हैं अभी क्लास में? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? इतने सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, कर दूं क्लास एंड, बताओ? ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलेंगे, कल पढ़ के आना। बाकी मैंने आपको बार बार बता दिया है कि कल क्या पढ़ के आना आपने।